हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो इस दौर में बहुत कॉमन होती जा रही है। ये होती पहले भी थी, लेकिन इस दौर में लाइफस्टाइल और खाने पीने के चेंज की वजह से ये बहुत कॉमन होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं एसिड रिफ्लक्स की। एसिड रिफ्लक्स जो आजकल बहुत सुनने में आता है, बहुत आमतौर से देखने में आता है। एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि स्टोमक में बनने वाला जो एसिड है या एसिड सीक्रेशंस हैं या रतूबात हामिज़ हैं, वो उनका फ्लो बैकवर्ड हो जाता है, वो ऊपर की तरफ मुंह की तरफ आने लगती हैं। तो इसका ये जो नाम है, मॉडर्न नाम सिम्टम के एतबार से नाम है, यानी एसिड का रिफ्लक्स होना, एसिड का अपवार्ड आना, इसका बैक फ्लो होना। और यूनानी में इसको हुरकत मैदा यानी मैदे की सोजिश के नाम से जानते हैं, चूँकि वहाँ पे ऑर्गन से रिलेटेड इस डिज़ीज़ का नाम रखा गया है, यहाँ सिम्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। एसिड रिफ्लक्स कभी कभी किसी को हो जाता है तो ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर ये रोज़ रोज़ होने लगे, ज़्यादातर होने लगे, आमतौर से होने लगे, तो ये फिर मर्ज़ बन जाता है। तो शुरुआत में जब कम होता है तो हम इसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, लेकिन जब ये एक मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ज़्यादा होने लगता है, बहुत परेशानी होने लगती है, तो इसको GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। तब ये डिजीज़ बन जाता है। तो सबसे पहले हम इसके जो सिम्टम्स है उसकी बात करें। सिम्टम्स, इसका सबसे बड़ा सिम्टम है सीने में जलन होना, यानी कि बिल्कुल स्टर्नम या सीने की हड्डी के पीछे जलन होती है इसमें, और पेट फूलता है, बदहज़मी होती है, उल्टी का मन करता है, और दूसरा मेन सिम्टम मुंह में पानी आता है, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं और मुंह में आ जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, और ये ख़ास तौर से रात में लेट जाने के बाद या सोने के 2-3 घंटे के बाद आते हैं। अब अगर इसकी हम कॉज की बात करें तो सिंपल सा कॉज इसका ये है कि ज़्यादा फ्राइड आइटम खाना, मिर्च मसाले खाना, तली हुई चीज़ों का खाना, और ज़्यादा मिक़दार में खाना, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना, या ज़्यादा बार खाना, या ज़्यादा हैवी चीज़ें खाना जो बहुत देर से हज़म होने वाली चीज़ें होती हैं। एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाना या लेट जाना। अक्सर आज के दौर में यही होता है कि खाना खाए और लेट गए, उसके बाद टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, और या खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं काम पे। ये इसकी एक ख़ास वजह बनती है। खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे बाद सोना चाहिए। इस दरमियान आदमी को थोड़ी सी वॉकिंग करनी चाहिए, चलना फिरना चाहिए, चाहे वो घर में ही अपने चलने फिरे या बाहर चलने फिरने के लिए जाए। ये एक लाजमी चीज़ है। दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लेटना अच्छा होता है, क्योंकि उसके बाद आपको जाग करके फिर से दिन भर एक्टिव होना है। रात के खाना खाने के बाद थोड़ी देर की चलना ज़रूरी है, ताकि खाना अच्छी तरह से नीचे की तरफ उतर जाए, और फिर रात को सारी रात आपको आराम करना है, 6-7 घंटे कम से कम। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सोने से पहले थोड़ा सा पैदल चल लें, चाहे दिन में आपने कितना भी काम किया है, कुछ भी किया है। तो इस तरह से, और या फिर कोई दवाएं अगर किसी तरह की ऐसी चल रही हैं जो मैदे में इरिटेशन पैदा करती हैं, सोजिश पैदा करती हैं, या मैदे के स्टोमक के एसिड सीक्रेशंस को बढ़ा देती हैं, तो इसलिए ये एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। तो अब हम यूँ कह सकते हैं कि एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें स्टोमक के एसिड सीक्रेशंस ऊपर की तरफ आते हैं, बैकवर्ड आते हैं, मुंह की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से सीने के में जलन होती है, और कभी कभी खट्टी डकार भी आती हैं। अब जब हमने ये देखा कि इसका जो कॉज है वो 3 तरह के कॉज आमतौर से कह सकते हैं कि एक तो सेडेंट्री लाइफ, खाना खाने के फौरन बाद लेटना बैठना, दूसरा ज़्यादा फ्राइड आइटम खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें खाना, और ज़्यादा मिक़दार में खाना, तीसरा कोई दवाएं हो सकती हैं। तो ये कॉज हो गए, लेकिन इसके कॉज का भी एक कॉज है, इस कॉज के पीछे भी एक कॉज है कि ये करता क्या है, होता क्यों है। सिर्फ इसकी वजह से हो जाता है ऐसा नहीं है।
असल में होता क्या है कि जब स्टोमक में एसिड सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है एसिड सीक्रेशंस का दो मतलब होते हैं। एक तो यह है कि वो एसिड है इसलिए वो गर्म है, और वो सीक्रेशन है इसलिए वो रतूबत है। तो रतूबात हमूजी या रतूबात हामेज़ या रतूबत हामेज़, इस तरह से पुराने ज़माने में यूनानी में इन चीज़ों को जाना करते थे। डिस्टिंग्विश तफरीक नहीं थी, लेकिन एसिड सीक्रेशंस को इस तरह जानते। तो जब ये मैदे के अंदर एसिड्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी गर्मी और तरी की वजह से जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट है वो ढीला पड़ जाता है। लोअर स्फिंक्टर ऑफ ईसोफेगस ढीला पड़ जाता है। चूँकि आप समझ सकते हैं इस बात को कि कोई भी गर्म चीज़ किसी चीज़ को ढीला करती है, पिघलाती है, पतला करती है, फैलाती है। इसी तरह से कोई भी तरी की चीज़ किसी भी चीज़ को फैलाती है, ढीला करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, रतूबत भी है, तरी भी है और गर्मी भी है। तो उसकी वजह से जब वो बहुत टाइम तक रहती है, और इसमें अगर कब्ज़ हो तो और भी ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा मर्ज़ होता है। और मेरे तजर्बे में ये है कि जिन लोगों को कब्ज़ रहता है उन लोगों को ये ज़्यादा होता है। तो जब नीचे की तरफ से इतना फ़्लो नहीं है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगती है और फिर स्टोमक ऊपर की तरफ इसको धकेलता है, या खुद ही प्रेशर पड़ता है तो स्फिंक्टर जो है, जो कि रिलैक्स हो चुका होता है और वो ढीला पड़ चुका होता है, वो उसका मुंह खुल जाता है और ऊपर की तरफ मादा आता है। तो इस तरह से जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, स्फिंक्टर या फमे मैदा के ढीले होने की वजह से ये ऊपर होती है। इसमें एक और ख़ास बात हमने देखी है कि पेट की बीमारियों में, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो या गैस्ट्रिक अल्सर है या ट्यूरिनल अल्सर है या एच पाइलोरी है या GERD है, इन सारी बीमारियों में विटामिन डी पेशेंट का ज़रूर कम हो जाता है, एक बड़ी परसेंट में कम हो जाता है, और विटामिन B12 कम हो जाता है। तो हमें फिर इसको कंपनसेट करने के लिए भी इलाज करना होता है। तो हमने जब ये देख लिया कि ये प्रॉब्लम खाने पीने से रिलेटेड है और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, इसके बाद इलाज को हम उसी हिसाब से तरतीब देंगे। मॉडर्न में इसके लिए PPIs इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि उस वक्त टेम्परेरीली वहाँ के जो रतूबत है उसको खुश्क कर देती हैं और वहाँ ठंडक पैदा कर देती हैं, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। लेकिन उनको फिर से दूसरे दिन वही कंडीशन होती है, फिर खानी पड़ती है, फिर वही कंडीशन होती है, फिर खानी पड़ती है, ऐसा सिलसिला चलता है। और फिर उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स अपनी जगह होते हैं, जो जिससे हमें कोई बहस नहीं है। लेकिन जब हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तरह से एक जो उसूल इलाज है, तब हम उसका इलाज तरतीब देते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए, एक तो ये ध्यान रखना होता है कि चूँकि मैदे में गर्मी की वजह से बदहज़मी हो गई है, हज़मा ठीक नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से एसिड का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें हाँ, दो बात और ख़ास होती हैं यूनानी नज़रिए से। एक तो यह है कि जो क़ुव्वत हाज़िमा है वो कमज़ोर हो जाती है और क़ुव्वत दाफ़िया है वो कमज़ोर हो जाती है। यानी एक तरफ तो क़ुव्वत हाज़िमा उसको हज़म नहीं कर पा रही है जो हम खा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ज़्यादा खा रहे हैं या हैवी खाना खा रहे हैं, और फिर तीसरी तरफ ये हो रहा है कि क़ुव्वत दाफ़िया कमज़ोर है, वो उसको दफ़ा नहीं कर पा रही है, आगे की तरफ नहीं बढ़ा पा रही है, तो वो वहीं रहता है। तो इसलिए वो फिर पेट भी फूलता है, गैस भी होता है और एसिड वहाँ पे कंटिन्यूस रहता है। तो फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो एक्शंस हैं, वो सामने आते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है पहले नंबर पे कि जो एसिड सीक्रेशंस हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाए, उनको न्यूट्रल किया जाए, उनको साकिन किया जाए। तो उसके हिसाब से हमें दवाएं देनी होती हैं। दूसरे नंबर पे हमें ये देना होता है कि जो स्फिंक्टर लूज़ हो गया है, जो ढीला पड़ गया है, उसके लिए हमें ऐसी दवाएं दी जाएं जो उसको फिर से टाइट कर दें, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले आए। तो हाजमे का ध्यान रखना है, रतूबत को खुश्क करना है, स्फिंक्टर को टाइट करना है, और फिर क़ुव्वत दाफ़िया को बढ़ाना है ताकि ये जो कुछ भी खाया जाए अपने ख़ास वक्त तक ठहरे और उसके बाद वो आगे निकल जाए। इसके लिए तो इस तरह की कंडीशन के लिए हमें
जवारिश अंबरबारिस एक अच्छी चीज़ है इस काम के लिए, जवारिश रुम्मानी एक अच्छी चीज़ है इसके लिए। हाँ, एक सफ़ूफ अनारदाना भी अच्छा काम करता है, और शरबत इनक़िबादी और सुमाक का इस्तेमाल भी होता है इसमें। और अगर ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा गैस होता है, तो जब कभी कभी, क्योंकि जवारिश कमूनी एक गर्म दवा है, इसलिए उसको हम कभी कभी कम मकदार में यूज़ करते हैं, इसीलिए कि वहाँ रतूबत अगर ज़्यादा है तो वो उसको खुश्क कर दे, वरना वो अपनी गर्मी बढ़ाएगी, तो उसके लिए हम दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रतूबत को जल्दी खुश्क करती है, इसको लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को जब हमारे, चूँकि ये केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, सभी जगह आते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ये हर दौर में, तो हम इस तरह के पेशेंट्स को सिर्फ इस बात का ध्यान है कि एसिडिटी ठीक हो जाए और उसके सीने की जलन ठीक हो जाए, वो सब टेम्परेरी होगा। परमानेंट करने के लिए ये है कि ये न सिर्फ एक सिम्टोमेटिक डिजीज़ है, बल्कि एक उज़वी मर्ज़ है, यानी कि जो उज़ू है, जो स्फिंक्टर है, जो स्टमक है, उसमें एक नुक्स पैदा हो गया है, एक गड़बड़ी पैदा हो गई है, एक प्रॉब्लम कह सकते हैं कि पैदा हो गई है, उसको हमें नॉर्मलाइज करना है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपका मैदा जिसका कि हज़म कमज़ोर हो गया है, उसके हाजमे को मजबूत कर दिया जाए, तो फिर जो भी कुछ आप खाते हैं वो हज़म हो जाता है और एक्स्ट्रा सीक्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपका क़ुव्वत दाफ़िया सही है तो वो हज़म होकर आगे चला जाता है और एक्स्ट्रा लोड स्टमक पर नहीं पड़ता है। और अगर आपकी क़ुव्वत जाज़िबा सही है तो आप जो भी कुछ खाते हैं आपको वो न्यूट्रिशन पूरा मिलता है और आपको विटामिन डी और विटामिन बी की कमी नहीं होती है। इसी तरह से क़ुव्वत मासिका भी अपनी जगह एक इम्पोर्टेंट है कि क़ुव्वत मासिका उस माल को इतनी देर तक स्टमक में रोक सके जब तक कि क़ुव्वत हाज़मा और क़ुव्वत जाज़िबा अपना काम कर सके वहाँ पे। जब ये फंक्शन पूरा हो जाता है तो क़ुव्वत दाफ़िया का काम शुरू होता है, वो उसको बाहर निकाल देती है। ये एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। स्टमक के जो फ़ैल हैं उनका, उनकी जो क़वा हैं, क़ुव्वत हैं, पावर्स हैं उनका, यूनानी में इसको इसी तरह से समझा जाता है और उसी तरह से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिए जाते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा बहुत से केसेस में ये भी होता है कि कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हमें मेडिसिन्स में कुछ रद्दोबदल करनी होती है, कुछ कम करनी होती है, कुछ ज़्यादा होती है। चूँकि हमारे यहाँ अपने ट्रीटमेंट में हम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट करते हैं या कस्टमाइज्ड कह सकते हैं कि जैसा पेशेंट, जैसा मिजाज, जैसा मर्ज़, जो मर्ज़ का मिजाज, जो मरीज़ का मिजाज, उसके हिसाब से हम दवाएँ बनाते हैं। तो ये जो सारी ज़्यादातर दवाएँ हमारी अपनी बनी हुई होती हैं और जैसी जब ज़रूरत होती है हम पेशेंट्स को देते हैं। तो इस तरह से फाइनली अगर अब इसको हम बिल्कुल ही शॉर्ट में समझ लें तो एसिड रिफ्लक्स ऐसी डिजीज़ है जो कभी कभी एसिड ऊपर की तरफ आता है, मुंह में आता है, तो हम इसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, हुरक़त मैदा। और जब ये पुराना हो जाए, बार बार ज़्यादा हो जाए, तो हम इसको GERD कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी कि सोज़श मैदा। और इसके जो ख़ास सिम्टम ये है कि स्टर्नम के पीछे जलन होना और मुंह में पानी आना, और बाकी साइड में थोड़े बहुत अलामत और भी होती हैं। अब उसूल इलाज को हमने जैसा कि बयान किया, उसी तरह से हम उसूल इलाज को अपनाएंगे कि हम इसके स्फिंक्टर को टाइट करेंगे। इसी तरह से हम हाइटस हर्निया का भी ट्रीटमेंट करते हैं, हालांकि ये आमतौर से सर्जिकल बीमारी मानी जाती है, लेकिन इसका अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरह से अगर आप एसिड रिफ्लक्स कहने को बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है ये, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है, बल्कि शुरुआत में एसिड रिफ्लक्स होती है, उसके बाद अगर लंबे टाइम तक रहे तो एच पाइलोरी भी इसकी वजह से बन जाता है, पैदा हो जाता है। तो निप इन द बड वाली जो बात है कि शुरुआत में ही मर्ज़ को ख़त्म करना चाहिए, हर किसी पेशेंट से मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी शुरुआत में ही डॉक्टर्स को दिखा लेना चाहिए और ख़ुद से कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। उससे हम अपनी प्रैक्टिस में बार बार कहना पड़ता है, लेकिन यह है कि हमने अपनी 40 साल की प्रैक्टिस में ये खूब देखा है कि पेशेंट्स अपने लेवल पर ट्रीटमेंट करके आते हैं और उस मर्ज़ को बढ़ाकर ही लाते हैं। उस दरमियान उन्होंने तकलीफ़ भी उठाई, पैसा भी खर्च किया और मर्ज़ भी बढ़ गया। तो उससे बेहतर ये होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो आप जो भी प्रॉपर डॉक्टर है उसको दिखाया जाए और ट्रीटमेंट लिया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपकी शर्ट में कहीं अगर किसी जगह कोई
धागा फट जाता है तो आप अपने हाथ से सुई से सीते हैं तो वो अच्छा नहीं सिलता है, टेलर अच्छा काम करता है इसमें। तो जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए, यही एक उसूल की बात है। उम्मीद है इस वीडियो से हमारे पेशेंट्स को ख़ास तौर से एक जनरल नॉलेज मिलेगी इस मर्ज़ के बारे में। और बेसिकली ये हमारा वीडियो हमने इसी नज़रिए से बनाया है कि जो पेशेंट्स हैं, जो परेशान हैं, जिनको ये मर्ज़ है, उन तक ये बात पहुँचे और वो ट्रीटमेंट ले सकें। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।